आप स्कूटर से अभी तक कितनी रेंज निकाल लेते हो सिंगल चार्ज में? अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो जैसे मैंने 0 से 100 अगर चार्ज कर ली है, अगर मैं इसको इको मोड में चलाता हूं, हाईवे को ना इंक्लूड करूं तो मैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करने वाला हूं। आज मेरे पास है TVS iQube और एक फ्रेंड है मेरे साथ जो आपको TVS iQube से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो पर आप बहुत सारा प्यार देना। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव सेन और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और फिलहाल मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहा हूं और ये है मेरी TVS iQube S इलेक्ट्रिक, जो कि मैंने अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही ली है। 15 जनवरी की इसकी डेट जो निकली है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की रिक्वायरमेंट क्यों लगी? जैसा कि आप लोगों में डर भी रहता है कि किलोमीटर रेंज से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड डाउट रहते हैं, फिर भी आपने ये लेने का क्यों सोचा? देखिए, ये सब हम जानते हैं कि अपकमिंग एरा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है। तो बेसिकली ये थॉट जो है उसी चीज से रिलेटेड है कि आने वाला टाइम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। पेट्रोल डीजल वैसे भी अब बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाले हैं, तो सबसे मेन रीजन तो यही हो जाता है। दूसरी बात यह है कन्वीनियंस। अब पेट्रोल गाड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और जा रहे हैं इलेक्ट्रिक की तरफ, तो उनका थॉट यही होता है कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ स्विच करें। अब बात यह आती है कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो हम कौन सी एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी लें जो हमारे लिए कन्वीनियंस भी रहे, रिलायबल हो और हम उस पर भरोसा कर सकें। ओके, सो आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत सारी देखी होगी, अपने टेस्ट ड्राइव्स भी ली होगी, तो इस स्पेसिफिक स्कूटर के साथ TVS iQube के साथ जाने का रीजन क्या था आपका? बेसिकली मैं दो के बीच में कंफ्यूज था, TVS iQube और ओला S1 Pro। मेरा थॉट ओला S1 Pro लेने का ज्यादा था, पर पापा का थॉट था कि वो TVS को चुनेंगे, क्योंकि उनका एक वो थोड़ा TVS से रिलेटेड ट्रस्ट जो है, क्योंकि TVS पुरानी कंपनी है, तो वो ट्रस्ट था, तो इस वजह से वो चाहते थे ये चीज कि TVS पर जाएं। तो बेसिकली टेस्ट ड्राइव ली मैंने ओला S1 Pro की और इसकी दोनों की, और मुझे जो इसमें ज्यादा बेटर बात लगी वो थी कि पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिक पर स्विच करने का मुझे फील ही नहीं आया। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ, बस मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। ओला S1 Pro में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं एक अलग स्कूटर पे बैठा हूँ, मुझे वो जो हम कहते हैं फ्रेंडलीनेस जो होती है वो नहीं आ पा रही थी उसके साथ में, तो इस वजह से मेरा भी इसको लेने का मन बना फिर उसके बाद में। और ओला से कंपैरेटिवली जैसे आप देखते हैं कि ओला की सिटिंग या उसका लुक अब एक ट्रेडिशनल स्कूटर से टोटली डिफरेंट है। और कई बार अपने घर में कई लोगों को ऐसा अनकंफर्टेबल सा होता है, जो अपने पापा की उम्र के लोग होते हैं, घर में सिस्टर्स वगैरह चलाती हैं, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो भी कहीं हो सकता है आपका कारण हो। बिल्कुल वही रीजन रहा है, क्योंकि ओला का थोड़ा लुकिंग थोड़ा फैशनेबल टाइप हम कह सकते हैं, आजकल की मॉडर्न यूथ को वो थोड़ा ज्यादा पसंद आ सकता है उससे रिलेटेड। बाकी अगर आपके लोग घर में मतलब बड़े लोग हैं और वो चाहते हैं ये चीज लें, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई बुरी नहीं है अगर आप ट्रेडिशनली भी लेते हैं, क्योंकि आपको कंफर्टेबल बहुत रहेगी चलाने में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और क्वेश्चन था मेरा इससे रिलेटेड, आपका कंफर्ट वाइज, सिटिंग वाइज क्या डिफरेंस लगा आपको ओला और इसमें? क्योंकि उसकी सीट भी बहुत वाइड है और इसकी भी आप देख रहे हो सीट वाइड है, तो कंफर्ट वाइज आपको कैसा लगा दोनों में? कंफर्ट वाइज अगर मैं फ्रंट सीट की बात करूं तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको लगेगा नहीं, उतना ही इजी रहेगा। लेकिन जो रियर साइड की जो सीट है उसमें जो पीछे का मतलब बैठता है जो भी आदमी, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद होने लगती है इसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये चीज पूरी जरूरी नहीं है, ट्रैफिक में ऐसा कभी हो सकता है कि आप बार बार आगे पीछे हो रहे हो, तो उस वजह से इसकी सीट की डिजाइन शायद थोड़ी सी ऐसी है कि आपको प्रॉब्लम हो, पर बेसिकली ये चीज वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। ओके, आपने ये स्कूटर कहाँ से ली और क्या आपको प्राइस पड़ी इस स्कूटर के लिए? ये स्कूटर हमने बनी पार्क जयपुर से ही परचेज करी है और इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो अप्रोक्स 120 और 125 है, और पूरी तरह से ये लगभग 1,35,000 तक में आ जाती है। ओके, ठीक है। और मेरा अगला क्वेश्चन, अब आपको अपन स्पेसिफिकेशन और कंफर्ट की तरफ जाते हैं कि आपने अभी तक इसको कितने किलोमीटर तक चला लिया है? ये अप्रोक्स 1200 किलोमीटर लगभग अभी चल चुकी है 2 महीने के अंदर, और अभी तक तो मुझे इसमें कुछ चलाने में कोई परेशानी है, ऐसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। और आपकी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी से कितने खुश हो आप? जब आपका सनलाइट ज्यादा होता है चलाते टाइम, तो आपको कैसा फील होता है कि और ब्राइटनेस होनी चाहिए या ठीक है आपके लिए? बेसिकली इसमें 2 मोड हैं डिस्प्ले मोड में।
एक तो नाइट मोड है और डे मोड है। तो अगर हम डे में है और बहुत ज्यादा सनलाइट है तो डे मोड की ब्राइटनेस इतनी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चलाने में। और नाइट मोड में भी हम ऐसा नहीं कि अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो हम उससे थोड़ा दिक्कत हो रही है, हम ब्राइटनेस कम करने के भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई इशू इसमें लगता नहीं है मुझे। ओके, आप स्कूटर से अभी तक कितनी रेंज निकाल लेते हो सिंगल चार्ज में? अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो जैसे मैंने 0 से 100 अगर चार्ज कर ली है, अगर मैं इसको इको मोड में चलाता हूं, हाईवे को ना इंक्लूड करूं तो मैं रेंज आराम से 80 किलोमीटर निकाल सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर मैं इसको हाईवे पर चलाता हूं, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड इको मोड में 48 किलोमीटर पर आवर है या 50 है, इससे ज्यादा नहीं जाती है, तो हाईवे पे जब इसको पावर मोड में चलाऊंगा एब्सोल्युटली तो 60-70 पर लगभग गाड़ी चलती है, तो इसकी रेंज थोड़ी कम हो जाती है। और ये अगर ये 100% चार्ज है तो इसकी रेंज तब लगभग होगी 60 के आसपास। ओके, ठीक है। और इसको 0 से 100 चार्ज होने में कभी आपने ट्राई किया कि अगर पूरी 0 करके 100 तक चार्ज किया हो तो कितना टाइम लगता है, या नहीं भी किया हो तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो चार्जिंग टाइम को लेके? वैसे चार्जिंग को लेकर के मैं अभी तक इसमें इतना वो गया नहीं हूँ, मैं फिर मिनिमम 15% तक ये भी आई है, उसके बाद इसको चार्जर में लगा दिया है। और अगर देखे तो 0 से 80% तक का चार्ज लगभग 4.5 घंटे का है, लेकिन उसके बाद चार्जिंग थोड़ी और ज्यादा स्लो हो जाती है, तो चार्जर में थोड़ा सा लग सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, तो उस चीज से रिलेटेड आप देख लीजिएगा। और जैसे कि आपको चार्जर कौन से टाइप का चार्जर अभी आपके पास है, लाइक पावर चार्जर है या आप नॉर्मल जो सॉकेट वाला चार्जर? ठीक है, तो आपने अभी तक कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह का सेटअप नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है अराउंड 6 आवर्स का टाइम लगता है टोटल चार्ज? हाँ, अप्रोक्स 6 आवर्स का। ठीक है, ठीक है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जब आप उसको लेके आते हो, लाइक ऑफिस गए या आप अपनी स्टडीज के लिए कहीं भी जा रहे हो, तब लेके आते हो तुरंत गाड़ी ज्यादा हीट हो जाती है चार्ज में लगाते टाइम, ये नॉर्मली रहती है? अगर आपने गाड़ी में ऐसे हीट की प्रॉब्लम अभी तक कोई आई नहीं है बेसिकली, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि गाड़ी जब चल करके आई है तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद में इसको चार्ज में लगाऊं, क्योंकि क्या बैटरी लाइफ पर उससे काफी फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को नोटिस किया, सीधा आते हैं कहीं से भी और वो सीधा जाके चार्ज में लगा देते हैं, वो हीट के चक्कर में कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। और फिर इनकी क्या लिथियम आयन बैटरीज होती है जिनमें अगर एक बार आग लग जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है, वो पूरी कंप्लीट होकर के ही जलती है और वो उसको बुझा नहीं सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आपके इसमें ब्रेकिंग से रिलेटेड क्या फीडबैक है आपका? इसके आगे आई थिंक डिस्क ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक है। तो डिस्क आगे वाले का और पीछे वाले दोनों का फीडबैक आप दीजिए, लाइक आपने कभी टेस्ट किया हो रूथलेस चला के इसको? तो अगर मैं आगे वाले डिस्क ब्रेक की बात करूं तो अगर कोई नया पर्सन है जो चलाने के ट्राई कर रहा है तो क्या है, वो कई बार आगे का ब्रेक जोर से दबा देता है, तो डिस्क ब्रेक होने की वजह से क्या इसके स्लिप होने के चांस ज्यादा लगते हैं। वैसे अब तक ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन को ये दें तो हो सकता है कि गाड़ी स्लिप कर जाए। बाकी पीछे ड्रम ब्रेक है और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, थोड़ा सा स्लो वर्क करता है पर वो नॉर्मल स्कूटीज की तरह उसमें सही है। ओके। और इसमें कभी आपको साउंड की प्रॉब्लम लगी? क्योंकि नीचे कई मोस्टली ज्यादातर पार्ट इसके फाइबर के हैं। बिल्कुल। तो कहीं आपको लगा कि इसमें साउंड ज्यादा आ रहा है अभी रिसेंटली कहीं पे आप जा रहे हैं? अभी तक तो ऐसा इसमें कुछ लगा नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा जब ये आगे दचकों में लगती है तो थोड़ा सा यहाँ से एक अलग सी आवाज फील होती है मुझे, जो मुझे अच्छी लगती नहीं है इसकी। वो मुझे भी नहीं पता चलता कि इसकी आग कहाँ से रही है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपने क्या इसे अभी तक सर्विस सेंटर में दिखाया इस चीज को लेकर? नहीं, अभी तक इसका सर्विस सेंटर में कुछ ले जाने का हुआ नहीं है। ओके, ओके। आपका पीछे वाला सस्पेंशन जो है उससे रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है? पीछे वाला सस्पेंशन अभी तक आपने कैसा लगा आपको? जैसे सिंगल सीटिंग में भी बताओ आप, और अगर डबल भी चलाते हो तो उसमें क्या फीडबैक रहा? सस्पेंशन काफी कंफर्टेबल लगा मुझे, क्योंकि इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर मेरी पुरानी स्कूटी जो कि मैस्ट्रो थी उसके अगर मैं कंपैरिजन में कहूँ तो काफी अच्छा सस्पेंशन है और मुझे बिल्कुल इससे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। और लाइट्स वगैरह आपके लिए अच्छी है? लाइक नाइट में आपने कभी चलाई हो? हाँ। और लाइट्स का थ्रो अगर आपके? लाइट्स का थ्रो बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक विजिबल है और अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। DRL भी इसका बहुत अच्छा लगता है आगे से ये एक। और इसके मिरर्स की विजिबिलिटी पीछे की विजिबिलिटी इसमें सिंपल नॉर्मल वाले मिरर्स हैं, इसमें कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर्स नहीं है, तो उस वजह से इसकी थोड़ी सी आपको लग सकता है, क्योंकि हम जनरली जो बाइक्स में देखते हैं वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, तो उस वजह से हम इसको देखेंगे तो ये नॉर्मल मिरर्स हैं। तो बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी है। और ये जो अभी आपने एक्सेसरीज लगा रखी है आपके स्कूटर में, ये आपने बाहर से ली थी, कंपनी ने प्रोवाइड करी है आपको? ये लगवानी पड़ती है, ये कंपनी से आती नहीं है। अच्छा, अपने। और मैं आपसे मोटर से रिलेटेड भी पूछना चाहूंगा, मोटर में आपको पावर पिकअप्स वगैरह कैसा लग रहा है? कि मतलब चला के सडन आपको अगर ओवरटेक करना हो किसी भी व्हीकल को तो वो उसमें आप कंफर्टेबल रहते हो? बिल्कुल। इसकी मोटर में मतलब खासियत मुझे यही लगती है कि पिकअप इसका काफी अच्छा है, ऐसा नहीं लगता मुझे कि मतलब मैं स्लो पड़ रहा हूँ पिकअप में, ऐसा कुछ। हाँ, ओला वगैरह में इनमें थोड़ा और ज्यादा पिकअप अच्छा आता है, पर उनकी बैटरी भी शायद उस हिसाब से होती है और प्राइस भी है, तो हर किसी के अलग अलग कन्वीनियंस है, हम जानते हैं।
4400 वाट की इसमें बैटरी है, सॉरी मोटर है, और अच्छा खासा पिकअप उसमें मुझे देती है। BLDC हब मोटर है इसमें, पीछे व्हील पे माउंटेड है। तो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज मुझे वहां पर ये लगता है इसका कि चूंकि हब मोटर है तो इस वजह से अगर व्हील पर कोई बैंड आता है तो पूरी मोटर को निकाल करके उसको वो करना पड़ेगा, और इसमें इजीली रिमूवल कुछ भी नहीं है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद TVS को करनी चाहिए, उनको शायद चेन ड्राइव देनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम। बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने दिया है। जो बहुत रूथलेस यार बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं और पॉट होल्स में उछालते हैं गाड़ियों को, उनको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए चीज। और मेरा एक और क्वेश्चन था, आपके ओवरऑल एक फीडबैक जो आपको लगता है कि इसमें कुछ तो पार्ट मुझे बहुत अच्छे लगे और जिससे आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये अच्छा लगेगा मेरे को, और कुछ ऐसे पार्ट जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो उसमें है नहीं, तो आप बहुत नेगेटिव हो इस चीज के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की मेरी बात करूं तो जो पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं एक ईवी से, क्योंकि एक होता है ना हमारे अंदर कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऐसा क्या होगा इसमें। तो अगर मैं सबसे अच्छी इसकी बात करूं तो मुझे कंफर्टेबल लगती है चलाने में, मतलब बिल्कुल भी लगता नहीं है मुझे कि मैं पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पर स्विच किया हूं। इसका वेट भी एक पेट्रोल व्हीकल जितना ही, अप्रोक्स 120 kg इसका वेट है। तो अगर मैं इसके ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूं ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत सेटिस्फाइंग हूँ इसको चला करके। अगर कुछ नेगेटिव्स की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया था अभी के इसका जो आगे का यहाँ से थोड़ी सी चलाने में आवाज आती है, थोड़े इंडियन रोड्स के हिसाब से जब हम इसको चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से इसको चलाना पड़ सकता है। या फिर अगर मैं इसकी हब मोटर की बात करूं जो कि पीछे व्हील पे माउंटेड है, इसको चेन ड्राइव में अगर TVS कर सकती थी तो वो शायद बेटर ऑप्शन होता। तो ये सब मुझे थोड़े से नेगेटिव्स लगते हैं। बाकी अगर मैं देखूं तो इसमें एक रिमूवेबल बैटरी भी अगर होती तो बिल्कुल ये सब कुछ ही अच्छा हो जाता, फिर ये बेस्ट स्कूटर होता है, कोई वो नहीं था इसका। लेकिन इसमें रिमूवेबल नहीं है बैटरी, चार्जिंग पोर्ट है और चार्जर लगानी पड़ती है इसको सीधा, तो वो थोड़ा सा मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है। हाँ, लाइक आप अगर 3rd 4th फ्लोर पे रहते हो, फ्लैट्स में रहते हो, फ्लैट्स में रहने वालों को बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। बाकी वो मोटर वाला भी पॉइंट आपका अच्छा है। कम हो सके कंपनी आपकी बात सुने इस वीडियो के थ्रू, और हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में आपको ये सारे अपडेट मिल जाए। सो अभिनव, एक एंडिंग नोट आपसे चाहूंगा इस व्हीकल से रिलेटेड, कुछ अच्छा सा या कुछ भी आपको जो भी फील हो रहा है इस व्हीकल के बारे में ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल समरी अगर मैं दूं तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल प्राइस टू वर्थ ही है, मतलब मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे इसमें चलाने में, और कंफर्टेबल हूं इसके साथ में, फ्रेंडली हो चुका हूं, तो और अब अच्छा लगने लगा है। और अगर मैं एक ओनर के हिसाब से मैं कहूं तो आपको ये मैं प्रेफर करूंगा TVS iQube, क्योंकि आप इसको लेकर के पछताओगे नहीं कि यार मैंने क्यों ले लिया, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है। ऑल्दो अभी तक मैंने इसकी बैटरी लाइफ भी देखी है और जो भी मतलब मुझे एक्सपीरियंस देखे हैं, मैंने बाकी सब रिव्यूज भी देखे हैं और स्कूटर्स के, तो मुझे ये लगता है कि काफी अच्छा काम TVS ने किया है। ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा जो कॉन्वर्जेशन रहा अभिनव जी के साथ वो बहुत अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।